हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का आज हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड एक्सरसाइज, या कह सकते हैं पूरे किताब के लिए एक्सरसाइज 13.3। और ये एक्सरसाइज जो रिलेटेड है, मतलब जिस प्रकार के इसमें प्रश्न आपको हल करने हैं, वो है कि अगर एक वस्तु को पिघला करके दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र किया जाए, यानी अगर वस्तुओं का रूपांतरण किया जाए, तब आपको हाइट निकालने का कहा जा सकता है, आपको रेडियस निकालने के लिए कहा जा सकता है। जैसे सपोज़ करो कुछ छोटे छोटे गोले हैं, उनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गोलों को पिघला करके कोई सिलेंडर बनाया गया। ऐसा भी हो सकता है कि शंकुओं को पिघला करके सिलेंडर बनाया जा रहा है। इस प्रकार के प्रश्न होंगे। तो इसमें बस एक ही लॉजिक आपको यूज़ करनी है, वो है कि वस्तु बनने से पहले जो आयतन था वही वस्तु बनने के बाद भी होगा। मतलब ये होगा कि पिघलाने से पहले का आयतन और पिघलाने के बाद का आयतन, दोनों आयतन आपको हरदम बराबर लेना है। आपका हर एक प्रश्न बड़े आसानी से हल हो जाएगा। खैर, बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के आखिरी तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न का हल तथ्यात्मक रूप से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल, और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न क्रमांक 1 से। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। मतलब प्रश्न में यह है कि जो गोले का आयतन होगा वही बेलन का आयतन होगा। बस यही लॉजिक आपको यूज़ करनी है। नई वस्तु बनने से पहले का आयतन और नई वस्तु बनने के बाद का आयतन कभी भी चेंज नहीं होंगे, दोनों हर हाल में इक्वल होंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर आपका कंप्लीट एक्सरसाइज लग जाएगा। तो खैर देखिए सॉल्यूशन नंबर 1। इसमें दिया है गोले की त्रिज्या। एक बार मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, बाकी सवाल हम डायरेक्ट लगाएंगे। गोले की त्रिज्या r इक्वल है 4.2 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, बेलन की त्रिज्या। सपोज करो कि ये कैपिटल R है और यह है 6 सेंटीमीटर। निकालनी है बेलन की ऊंचाई। तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। ये कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है, क्योंकि पिघलाने के बाद आपको बेलन बनाना है। तो जो आयतन बेलन का होगा वही आयतन गोले का होगा। अब बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर इंटू एच। गोले का होता है 4/3 पाई r क्यूब। पाई से पाई कट जाएगा। r की वैल्यू 6 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच इक्वल 4/3। r की वैल्यू है 4.2, इसका होगा घन। तो अब इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे एच बराबर 4/3। 4.2 को लिखेंगे 4.2 3 बार। और यहाँ से h इक्वल होगा 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और नीचे होगा 3 इंटू 6 इंटू 6। अब अगर इसको आगे सॉल्व किया जाए तो ये होगा h इक्वल, भाग कर सकते हैं 6 से 6 सते 42, इस 6 से 6 सते 42। तो ये होगा 4 गुणे 0.7 गुणे 0.7 गुणे 4.2, और नीचे होगा 3। तो h इक्वल होगा 3 से इस 42 को काट सकते हैं हम लोग, तो आएगा ये 4 गुणे 0.7 गुणे 0.7 गुणे 1.4। अब उसके बाद अब सबका गुणा कर लो तो देखो कितना आता है, 7 सते 49। तो ये होगा 4 गुणे 0.49 गुणे 1.4
ये होगा h इक्वल 4 इंटू 14 का इसमें गुणा करेंगे, 14 9 126, 12 बचेगा, 14 चौक को 56 और 12 68, 3 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि एक यहाँ है 2 यहाँ है। h इक्वल होगा 4 छक 24, 4 अठे 32, 32 2 34, 4 छक 24 3 27, यानी होगा 2.744 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न में कह रहा है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु की 3 गोलियों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 2। 3 गोले, इनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोलों का आयतन। तो लिखेंगे हम लोग बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोले का आयतन। अब बड़े गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई। मान लो इसकी त्रिज्या r, तो हो जाएगा r³ इक्वल छोटे गोले 4/3 पाई r1³। एक का लिख देते हैं त्रिज्या r1, एक होगा 4/3 पाई r2³, एक होगा 4/3 पाई r3³। 4/3 पाई 4/3 पाई सब में कैंसिल हो जाएगा, तो होगा ये r³ इक्वल r1³ प्लस r2³ प्लस r3³। तब होगा ये r³ इक्वल r1 मतलब एक की त्रिज्या, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो पहले की त्रिज्या 6, तो होगा 6 का घन, फिर 8 का घन, फिर 10 का घन। और इसको सिंपल में अगर हल करना चाहो तो देखो मैं एक आइडिया बताता हूँ आपको। या ऐसे हल कर दो, चलो 6 का घन 216 और 8 का घन करेंगे तो 8 64 होगा, 64 में करेंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 48 3 51, 512, इसका हो गया 1000 बराबर ये हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो घनमूल निकालेंगे दोनों तरफ से, तो 1728 का घनमूल होता है 12, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। मतलब जो बड़ा गोला बनेगा उसकी त्रिज्या होगी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से प्राप्त मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर × 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सिंपल प्रश्न है कि जब आप कुआं खोदोगे तो मतलब आप एक सिलेंडर खोदोगे। मतलब ये हुआ कि जो सिलेंडर का आयतन होगा, मतलब पूरे कुएं का जो आयतन होगा, उस आयतन के बराबर उसमें मिट्टी होगी और वही मिट्टी चबूतरे में डाली जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि चबूतरे का आयतन और कुएं का आयतन बराबर होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे चबूतरे का आयतन बराबर होना चाहिए कुएं के आयतन के। अब जो चबूतरे का आयतन होगा वो होता लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि मान लो दो साइड दिया है 22 और 14 है, और मान लो इसकी हाइट है h। कुएं का आयतन होगा, क्योंकि कुआं सिलेंडर के आकार का वो होगा πr², मतलब उसका व्यास 7 है तो त्रिज्या कितनी होगी 7/2, इसका वर्ग इंटू उसकी हाइट या गहराई कह सकते हैं वो कितना है 20। आप इसको लिख भी सकते हो कि माना चबूतरे की ऊंचाई h है, कुएं का व्यास 7 यानी त्रिज्या 7/2 मीटर, गहराई या h बराबर 20 मीटर। फिर लिखोगे कि कुएं से निकाली गई मिट्टी से चबूतरा बन रहा है, इसलिए चबूतरे का आयतन और कुएं का आयतन बराबर होगा। आप चाहो तो लैंग्वेज लिख भी सकते हो।
अब ये हो जाएगा 22 गुणे 14 गुणे h बराबर पाई का मान 22/7 गुणे 7/2 का मतलब होगा 7 गुणे 7/2 गुणे 2 गुणे 20। 22 से 22 कट जाएगा तो ये होगा 14 गुणे h बराबर 7 से 7 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 7 1 और नीचे 2 दूनी 4 गुणे 20। तो ये होगा 14 गुणे h बराबर 4 पंचे 20 यानी 7 गुणे 5। तब h बराबर होगा 7 गुणे 5/14 7 दूनी 14 हो जाएगा यानी 5/2 बराबर 2.5 मीटर यानी चबूतरा 2.5 मीटर उठ जाएगा यानी चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर होगी। और यही है इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। उससे निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो मैं पहले इमेज बना देता हूँ आपको दिखाने के लिए। जैसे प्रश्न है कि मान लो ये कुएं का मुंह हो और इसको खोद दिया गया है नीचे तक। फिर कह रहा जो मिट्टी निकाली जा रही है उस निकाली गई मिट्टी को इसके मुंह के चारों ओर एक रिंग बनाते हुए फैलाया जा रहा है और इसकी चौड़ाई दे दिया है 4 मीटर और इसका व्यास दिया है मान लो 3 मीटर ऐसे। तो ये कितना होगा 1.5 मीटर त्रिज्या। तो पहले हमको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा क्योंकि क्षेत्रफल में ऊंचाई का जब गुणा करते हैं तो आयतन आता है। अब जो मिट्टी निकल रही है वो मिट्टी यहीं पे भरी जानी है तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ज़रूरी है। अब ये कैसे निकलेगा, ये तो एक वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो एक वृत्त तो बाहर बाहर बना और एक वृत्त अंदर, तो बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो इस वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जो पूरा डिटेल दिया हुआ। डिटेल में क्या दिया हुआ है सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। वैसे नहीं लिखते, हमारी आदत है लेकिन लिख देता हूँ। कुएं की त्रिज्या मान लो r है तो होगा 3/2 मीटर। कुएं की गहराई या h कह सकते हैं वो दिया है 14 मीटर, ये हो गया। और फिर दिया है वलय की चौड़ाई, वो कितना है 4 मीटर लिखेंगे। इसलिए वलय का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बाहर वाला एक वृत्त है तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी पाई, त्रिज्या होगी 4 वो और 1.5 ही है, कितना होगा 5.5, इसका वर्ग माइनस पाई और 1.5 का वर्ग, ये होगा। कैसे हुआ, क्योंकि एक बार ये त्रिज्या ली जाएगी तो 4 मीटर तो है और 1.5 मीटर ये 5.5 मीटर ये हो गया। एक बार ये त्रिज्या, तो इस त्रिज्या वाले में से इस त्रिज्या वाले का क्षेत्रफल घटाएंगे तो रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। लिखेंगे कि माना वलय की ऊंचाई बराबर h। लिखेंगे हम लोग वलय या बांध, क्योंकि वलय पर ही बांध बनाया जा रहा है, का आयतन बराबर कुएं का आयतन। तो बांध का आयतन कैसे निकलेगा, जो नीचे आधार है उसके क्षेत्रफल में उसकी हाइट का गुणा होगा, यानी पाई और 1.5 का वर्ग ऋण पाई और 5.5 का वर्ग है, इधर पाई और 1.5 का वर्ग है। इसमें हाइट का गुणा करेंगे तो कुएं का आयतन आएगा और कुएं का आयतन होता है पाई r², मतलब उसकी त्रिज्या 3/2 और उसकी गहराई वो है 14। तो अब देखो इसमें से पाई को कॉमन लेके इस पाई से काट देंगे तो यहाँ होगा 5.5 का वर्ग ऋण 1.5 का वर्ग बराबर 3 × 9 और 2 × 4 गुणे
14। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, यानी 5.5 - 1.5 और 5.5 धन 1.5 बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 सते 14, यानी 9 गुणे 7/2 और यहाँ आगे एच भी रहेगा। तो यहाँ से एच 5.5 में से 1.5 घटाएंगे तो आएगा 4 और 5.5 में 1.5 जोड़ देंगे तो आएगा 7 बराबर होगा 9 गुणे 7/2। 7 से 7 कट जाएगा, तब h बराबर होगा 9/2 गुणे 4, यानी h बराबर 9/8। तब h बराबर 9 में 8 से भाग करेंगे तो 8 के 8, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा। 8 के 8, 2 10 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी बांध की ऊंचाई होगी 1.125 मीटर। और यही है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा है। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। प्रश्न है कि जिस शंकु में भरना है उस शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या है इसकी 3 सेंटीमीटर कह सकते हैं, और ये ऊपर अर्धगोलाकार रूप से भरना है। तो इस अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। मतलब क्या होगा कि हमको ये निकालना होगा कि एक शंकु में कितना आइसक्रीम आएगा, उसके बाद पूरे आइसक्रीम में एक शंकु के आयतन का, मतलब पूरे एक शंकु में जितना आइसक्रीम आएगा उसका भाग कर देंगे तो शंकुओं की संख्या आ जाएगी। तो लिखेंगे हम लोग, माना शंकुओं की संख्या बराबर n लिखेंगे, इसलिए n गुणे एक शंकु के आकार के बर्तन का आयतन बराबर लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन। ये होगा बराबर n गुणे, अब एक शंकु आकार बर्तन में शंकु और अर्धगोला दोनों है, तो अब शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर। तो r उसका कितना है? 3 है, और h है उसका 12, प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, मतलब उसका त्रिज्या कितना है? 3, उसका क्यूब हो जाएगा, बराबर बेलनाकार बर्तन, तो बेलन का आयतन लेना है पाई, उसका व्यास 12 है तो त्रिज्या हो जाएगा 6, इसका वर्ग, और ऊंचाई 15। तो अगर देखा जाए तो पाई कॉमन लेके पाई से काट दिया जाए तो ख़त्म हो जाएगा वो। तो यहाँ होगा n गुणे 3 से 12 कट जाएगा, तो ये होगा 3 का स्क्वायर, या चाहो तो ओपन कर दो 3 तिहाई, 9 गुणे 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 तिहाई 9 तिहाई 27, तो 27 में 3 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, और 9 दूनी 18 बराबर 6 का वर्ग 36 गुणे 15। तो ये होगा n गुणे 9 चौको 36, और 36 और 18 होगा 54, इधर 15 छक 90, 15 तिहाई 45, 9 54। तो अगर भाग करेंगे 540 में 54 से तो n बराबर आएगा 10। तो लिखेंगे, इसलिए कुल शंकुआकार बर्तनों की संख्या 10 है, जिसमें पूरे बेलनाकार बर्तन का आइसक्रीम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए
1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। मतलब दिया हुआ कि जो चांदी के सिक्के से मतलब सिलेंडर के जैसे हैं, तो एक सिक्के का आयतन निकाल लो और मान लो कि सिक्कों की संख्या n है, तो टोटल सिक्कों का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि माना सिक्कों की संख्या बराबर n, तो लिखेंगे n गुणे एक सिक्के का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन। ये हो जाएगा n गुणे एक सिक्के का आयतन। अब सिक्का सिलेंडर के जैसा है तो आयतन का फार्मूला पाई r स्क्वायर, तो उसकी त्रिज्या हमको लेनी है, त्रिज्या होगा 1.75/2 इंटू इसकी हाइट 2 mm है, तो उसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो होगा 0.2 इक्वल 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो आसानी से सॉल्व करना इसको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे जब तो होगा 2 8 16 15 हो जाएगा, 2 7 14 2 5 10, इसका वर्ग और यहाँ 0.2। अब यहाँ इस 10 का अगर गुणा कर दें चाहे इधर तो ये क्या हो जाएगा 55 कर सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा 3.5। ये होगा n, इसको लिख सकते हैं 22/7 0.875 का वर्ग गुणे 0.2 बराबर 55 गुणे 3.5। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको ऐसा लिखोगे n इक्वल 55 गुणे 3.5, ये नीचे जो चीज़ है इसको ऊपर लिखना है और जितना ऊपर है सब नीचे, 22 गुणे 0.875 का वर्ग गुणे 0.2। और जब आप इसका गुणा करके इस पूरे का भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा 400.041 लगभग। तो यहाँ लिखोगे, इसलिए सिक्कों की कुल संख्या लगभग 400 है। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। इस रेत की शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब प्रश्न यह है कि जो बाल्टी में रेत है उस रेत का आयतन क्या होगा, तो जो बाल्टी का आयतन होगा उसी से शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का आयतन क्या होगा, वही जो बाल्टी का आयतन होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि माना शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या बराबर r, ऐसा लिख सकते हैं, ढेरी की त्रिज्या कामा तिर्यक ऊंचाई क्रमशः r कामा l है। तो अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर होगा बेलनाकार बाल्टी का आयतन अब ढेरी का आयतन शंक्वाकार, तो शंकु का आयतन हमको लेना 1/3 पाई, ढेरी की त्रिज्या पता नहीं है तो r स्क्वायर, और ढेरी की ऊंचाई मालूम है 24 इक्वल। अब बाल्टी के लिए हम लोग लिखेंगे पाई r स्क्वायर, तो उसकी त्रिज्या 18 दिया हुआ है, 18 का वर्ग, ऊंचाई 32 है, ये हो जाएगा।
पाई से पाई कट जाएगा और इस 3 का भाग है तो गुणा हो जाएगा, तो ये होगा आर स्क्वायर गुणे 24 बराबर 18 का वर्ग गुणे 32 गुणे 3। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल होगा 18 का वर्ग गुणे 32 यहाँ 96 बटे 24 हो जाएगा। यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल होगा 18 का स्क्वायर 24 चौक को 96, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आर स्क्वायर इक्वल 18 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग। तो यहाँ से आर इक्वल होगा 18 का वर्ग 18 और 2 का जो यहाँ पे स्क्वायर है तो उसका वर्गमूल जब ले लेंगे तो 2 आएगा। तो आर इक्वल होगा 18 दूनी 36 मीटर और ये हो जाएगा ढेरी का त्रिज्या। अब तिरछी ऊंचाई निकालनी है तो तिरछी ऊंचाई उसको यल कहते हैं। यल इक्वल होगा √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h की वैल्यू पता है वह 24, तो हो जाएगा 24 का वर्ग प्लस आर निकल गया 36 इसका वर्ग। तो 24 का वर्ग होता है 576 प्लस उसके बाद 36 का हमको लेना है वर्ग। या सिंपल एक तरीका है, वो तरीका क्या है देखो, तरीका ये है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 गुणे 2 का वर्ग और इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 3 का वर्ग। तो अब लिख सकते हैं इसको 12 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग धन 12 का वर्ग गुणे 3 का वर्ग। 12 का वर्ग कामन लेंगे जब तो यहाँ बचेगा 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, तो 12 का वर्गमूल निकल जाएगा क्योंकि इधर स्क्वायर है। तब एल इक्वल होगा 12 अंदर 2 दूनी 4 और 3 3 9 4 13 मीटर और ये हो जाएगी इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो लिखेंगे इसलिए शंक्वाकार ढेरे की त्रिज्या 36 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 12/√13 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 8, 8 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से पानी बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो क्या क्या दिया पहले लिख लो। दिया है नहर की चौड़ाई b बराबर 8 मीटर, दिया है नहर की गहराई वो h हो गया, वो दिया 1.5 मीटर और फिर दिया है पानी की चाल कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है 1 घंटे में पानी 10 किलोमीटर दूरी चल रहा है। तो लिखेंगे इसलिए 1 घंटे में पानी द्वारा चली गई दूरी बराबर 10 किलोमीटर। लिखेंगे इसलिए 1 मिनट में चली गई दूरी 10 किलोमीटर को मीटर बनाओगे तो होगा ये 10,000 मीटर और 1 घंटे में 60 मिनट होता तो 60 से भाग करना पड़ेगा तो 1 जीरो से कट जाएगा तो होगा ये 1000/6। तो लिखेंगे इसलिए 30 मिनट में चली गई दूरी, तो 30 से गुणा होगा तो होगा ये 1000 गुणे 30/6। 6 पंचे 30 यहाँ 5000 आ जाएगा तो यानी हो जाएगा 5000 मीटर। यानी 30 मिनट में पानी 5000 मीटर चला गया तो वही उसकी लंबाई हो जाएगी। तो लिखेंगे इसलिए 30 मिनट में प्रवाहित पानी का आयतन बराबर लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 5000 मीटर तक चला गया 30 मिनट में। चौड़ाई वही रहेगा 8 ही और ऊंचाई 1.5, तो 0.10 से हट जाएगा तो ये होगा 500 गुणे 8 गुणे 15
ये होगा 500 × 15 × 120, चाहे ऐसे ही रहने देते हैं। ये होगा मीटर क्यूब। लिखेंगे इसलिए, लिखेंगे सिंचाई किए गए क्षेत्रफल, मतलब जिस क्षेत्रफल को सींचना अगर वो हमें निकालना है तो कुल कितना पानी बाहर आया। पानी आया 500 × 8 × 15, और ऊंचाई पानी की कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो होगा 8 × सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए जब हम लोग 100 से भाग करेंगे तो होगा 0.08, बराबर होगा दशमलव हटाने के लिए तो 2 जीरो और लग जाएगा, तो 500 और 8 से 8 कट जाएगा, तो यहाँ होगा 1 × 15 और नीचे 1 बचेगा, तो होगा ये 15 × 5 = 75, 4 बार 0, ये होगा मीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नल से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर पर घंटा की ये चाल से बह रहा है तो कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी। तो प्रश्न ये है कि टंकी का हमको व्यास और गहराई पता है, तो हमको उससे टंकी का आयतन मिल जाएगा। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं टंकी का आयतन। तो टंकी का आयतन कितना होता है πr², उसकी त्रिज्या 10 ये इसका व्यास है तो त्रिज्या कितना होगा 5 इसका वर्ग, और हाइट b ये 2 है क्योंकि वही उसकी गहराई है उसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो 5 × 5 = 25 दूनी 50 पाई मीटर क्यूब। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे जैसे 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पानी बह रहा है तो 1 घंटे में पानी 3 किलोमीटर चलता है, तो हम लोग लिखेंगे कि 1 घंटे में पानी द्वारा चली गई दूरी बराबर 3 किलोमीटर, यहाँ लिख सकते हैं बराबर 3000 मीटर। तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट, तो मतलब ये हो गया 60 मिनट में। तो हम लोग यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए 1 मीटर दूरी चलने में लगा समय या अब ये हो गया कि 1 घंटे में पानी 3000 मीटर दूरी तक जाता है। तो फिर यहाँ पे दे रहा है कि जो उसका मुंह का व्यास है वो है 20 सेंटीमीटर, मतलब जिस मुंह से पानी निकल रहा है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं इससे कि 1 घंटे में कितना पानी बाहर जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए 1 घंटे में प्रवाहित पानी का आयतन। तो आयतन कैसे निकालेंगे, देखो उसका मुंह है वृत्ताकार और इधर से पानी जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना पानी निकलेगा, जितना उसका चाल है उसमें इसके मुंह का क्षेत्रफल का गुणा कर दो। तो मुंह का क्षेत्रफल कैसा है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो व्यास अगर 20 है तो त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर बनाएंगे तो होगा 0.1 इसका स्क्वायर और इंटू 3000, तो ये होगा पाई इंटू 0.01 टू 3000, तो 2 जीरो क्लास हो जाएगा, तो ये होगा पाई × 30 मीटर के, मतलब 1 घंटे में इतना पानी जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए पाई × 30 घन मीटर पानी प्रवाहित होने में लगा समय बराबर 1 घंटा यानी 60 मिनट। लिखेंगे इसलिए 1 घन मीटर पानी प्रवाहित होने में लगा समय कितना होगा 60/पाई ×
30, तो हमको 50 पाई घन मीटर ट्रांसफ़र करना है। तो लिखेंगे 50 पाई घन मीटर पानी प्रवाहित करने में लगा समय बराबर होगा 60 गुणे 50 पाई बटे पाई गुणे 30। पाई से पाई कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो होगा 60 गुणे 5 बराबर 300 और नीचे 3 रहेगा बराबर होगा 100 मिनट। पाई से पाई कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 60 पंचे 300 बटे 3 माने 100 मिनट। यानी हम लोग कह सकते हैं कि पूरी टंकी 100 मिनट में भर जाएगी। ये था आज का हमारा एक्सरसाइज 13.3 जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का तीसरा एक्सरसाइज था। अगर आपका कोई भी प्रश्न होगा, कोई सलाह या सुझाव होगा इस प्रश्नावली से संबंधित या आपके पूरे किताब से संबंधित, तो हमको ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।